आज के टाइम में इंडिया टू फ्रंट वॉर का खतरा फेस कर रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ टू फ्रंट वॉर की नहीं, आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक और बड़ा चैलेंज आने वाला है, जो इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। Bangladesh is provoking India again. They have invited New Delhi's rival into their house. On second thoughts, that doesn't really narrow the pool. Dhaka has invited a lot of Indian rivals. And while one neighbor of India is busy losing the fight to internal struggles, another is busy making short-sighted moves in the Indian Ocean. I am talking about the Maldives. A new player has entered India's backyard, and it's not China. Thousands of miles away, is quietly building a military empire right at India's doorstep. दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन की डायनेमिक तेजी से चेंज हो रही है। इंडियन ओशन में इंडिया तो एक बड़ा की प्लेयर है ही, लेकिन यूएस जो पहले इस रीजन में बहुत पावरफुल था, अब वो लीस्ट रिलेवेंट होता जा रहा है। चाइना भी यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन अब वो पैसिफिक ओशियन रीजन पर ज्यादा फोकस कर रहा है और इसी गैप में नए प्लेयर एंट्री ले रहे हैं, जो ऑफिशियली इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, और वो न्यू प्लेयर है टर्की। From Pakistan to Bangladesh, Ankara is spreading its wings across South Asia with a strategic playbook that's part neo-Ottoman ambition, part Islamic solidarity, and entirely calculated. टर्की आज इंडियन ओशन में अपना फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है, जिसके कारण टर्की के साउथ एशिया में भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो सवाल है कि टर्की जो जियोग्राफिकली इस रीजन से काफी दूर है, तो आखिर क्यों इंडियन ओशन में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और इंडिया इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट में से एक है, क्योंकि वर्ल्ड के टोटल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का 80% इसी ओशन के थ्रू पास होता है और इसके कुछ वाइटल चोक पॉइंट्स हैं, जैसे 40% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से गुजरता है, 35% स्ट्रेट ऑफ मलक्का से और 8% बाब अल मंदेब से। यानी जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करेगा, और इसी कारण यहाँ पे कई कंट्रीज का इंटरेस्ट है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस पहले इस रीजन में बहुत स्ट्रांग था। यूएस के पास डियागो गार्सिया जैसे मिलिट्री बेस है और डिजी बाउटी में भी उनका प्रेजेंस है, लेकिन रिसेंटली 2025 में यूएस का फोकस शिफ्ट हो गया है और अब यूएस इंडो पैसिफिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यूएस अब इंडियन ओशन रीजन में सबसे कम पावरफुल कंट्री बन चुका है। पहले इंडिया यूएस को चाइना को काउंटर करने में मदद करता था, लेकिन इंडिया और यूएस के रिलेशन अब वीक हो चुके हैं, जिसके कारण अब यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया है। दोस्तों, चाइना भी इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के थ्रू कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स किया था, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट, बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट और म्यांमार में कोको आइसलैंड। लेकिन रिसेंट टाइम में चाइना का फोकस पैसिफिक ओशियन पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब इंडियन ओशियन रीजन चाइना को अनस्टेबल लगता है। यहाँ सोमालिया में पायरेट्स की प्रॉब्लम है, यमन में हुती रेबल्स अटैक कर रहे हैं और सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण ट्रेड रूट सेफ नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा चाइना की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। वो अब एशिया के कुछ प्रोजेक्ट्स में लॉस से बचना चाहता है, जैसे पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट में चाइना ने बहुत पैसा लगाया, लेकिन रिटर्न कुछ खास नहीं मिला, जिसके कारण चाइना अब इंडियन ओशन को थोड़ा इग्नोर कर रहा है और अपना फोकस पैसिफिक ओशन पर शिफ्ट कर रहा है। और इसी शिफ्ट की वजह से इस रीजन में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसे फिल करने के लिए टर्की इस रीजन में इंटर कर रहा है। दोस्तों, टर्की का इंडियन ओशन रीजन में इंटर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका रिसेंट स्केल और इंटेंसिटी चिंता का विषय है। टर्की एक नाटो मेंबर है और मिडिल ईस्ट का पावरफुल प्लेयर है, और ये अब इंडियन ओशन में अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। और इसके सेंटर में ये 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स, जो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव की। दोस्तों, मालदीव में मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट है, जो शुरू में काफी एंटी इंडिया रहे। यहाँ तक कि मोइजू को चाइना अलाइंड प्रेसिडेंट भी माना जाता था, लेकिन अब जब चाइना मालदीव को इग्नोर कर रहा है तो टर्की को मौका मिल गया है। रिसेंटली मालदीव में विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन होता है, जिसमें टर्की को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जबकि इंडिया के कारण ही आज मालदीव अपनी विक्ट्री परेड निकाल रहा है। लेकिन वहाँ इंडियन इन्वॉय को कोने में बैठाया गया और टर्की के इन्वॉय को मोइजू के बिल्कुल बगल में। इसके अलावा इंडिया ने मालदीव को एक कोस्ट गार्ड शिप हुरावी गिफ्ट की थी, लेकिन परेड में उसे डिस्प्ले नहीं किया गया और टर्की के गिफ्टेड ध्रुवंता शिप और ड्रोन्स को फुल डिस्प्ले में रखा गया। और ये सिर्फ मिलिट्री कॉपरेशन तक लिमिटेड नहीं है, टर्की मालदीव के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है।
जैसे हेनाकेट टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पहले चाइनीज फर्म के पास था, लेकिन अब इसे टर्किश इन्वेस्टर्स को दे दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल ही मालदीव ने टर्की से $37 मिलियन के मिलिट्री ड्रोन्स परचेज किए थे। ये सब क्लियरली दिखाता है कि टर्की मालदीव में कितना डीप इंटर कर चुका है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की बात करें तो टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के हेड ने जुलाई में ढाका विजिट किया, जिनका मिशन बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन को और डीप करना है। बांग्लादेश 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, एक चिटागोंग में और दूसरा नारायणगंज में। टर्की इन कॉरिडोर्स के लिए फंड और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहता है। ये कॉपरेशन सिर्फ आर्म सप्लाई तक नहीं, बल्कि बांग्लादेश में टर्किश वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का भी है। और पाकिस्तान और टर्की का डिफेंस नेक्सस तो पुराना है। 2024 में पाकिस्तान ने टर्की से $5.16 मिलियन के आर्म इंपोर्ट किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पर स्ट्राइक किए, तब टर्की ने पाकिस्तान को 300 to 400 ड्रोन सप्लाई किए। ये इंडियन मिलिट्री और सिविलियंस टारगेट पर यूज हुए। ये ड्रोन सर्विलेंस से लेकर स्ट्राइक तक के लिए यूज हुए, जो इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट था। दोस्तों, टर्की भी इंडियन ओशन रीजन में बिल्कुल चाइना की तरह 2 तरीकों से इंटर कर रहा है, डिफेंस सेल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। टर्की भी अब डेवलपमेंट पार्टनर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टर्की को फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि चाइना पहले ही यहाँ एंट्री ले चुका था। फिर भी टर्की अपनी एशिया न्यू पॉलिसी के अंडर इस रीजन में एक्सपेंड कर रहा है। तो सवाल ये है कि टर्की इतनी दूर से इस रीजन में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। दोस्तों, प्रेसिडेंट एर्दोगन के लीडरशिप में टर्की की फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव और एम्बिशियस हो गई है। एर्दोगन का सपना है एक ग्लोबल इस्लामिक ग्रुप बनाना, जिसमें सारे मुस्लिम देश एक साथ आएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंडियन ओशन जैसा रीजन इस प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट बन रहा है। टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। एर्दोगन बार बार कश्मीर को एक इस्लामिक कॉज के रूप में दिखाते हैं, जो इंडिया को कभी मंजूर नहीं है। टर्की के रिसेंट स्टेप भी इस पैटर्न को कंफर्म करते हैं, जैसे बांग्लादेश और मालदीव के साथ डिफेंस डील करना। पाकिस्तान का आर्मी चीफ पहले से एक्सट्रीमिस्ट सोच के लिए फेमस है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू ने इस्लामिक कार्ड खेल के इलेक्शन जीता और अब बांग्लादेश में भी धीरे धीरे इस्लामिक ग्रुप को ज्यादा पावर मिल रहा है। ये सब एर्दोगन के इस्लामिक यूनिटी प्लान से परफेक्टली मैच करता है। अब बात समझने वाली ये है कि टर्की का इंडियन ओशन में कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, ना बॉर्डर लगता है, ना यहाँ उनका कोई बड़ा बिजनेस है, ना कोई टर्किश कम्युनिटी रहती है। फिर भी टर्की यहाँ क्यों एक्टिव हो रहा है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एर्दोगन जो इस्लामिक यूनिटी बनाना चाहते हैं, उसका मकसद है कि टर्की इस इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने और दूसरे मुस्लिम देश उसके पीछे खड़े हो जाएं। एर्दोगन का आइडियोलॉजी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। टर्की एक मेजर आर्म एक्सपोर्टर बन चुका है। SIPRI डाटा के मुताबिक 2015 to 2019 और 2020 to 2024 के बीच टर्किश आर्म एक्सपोर्ट्स 103% बढ़े हैं। पाकिस्तान के लिए टर्की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है और अब बांग्लादेश और मालदीव भी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये ना सिर्फ टर्की की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, बल्कि उसको साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड भी देता है। टर्की का पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन खासकर नेवल मॉडर्नाइजेशन में देखा जा सकता है। 2018 में टर्की ने पाकिस्तान के लिए $1.5 बिलियन का डील साइन किया था। बांग्लादेश के डिफेंस कॉरिडोर भी इसी तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, जहां टर्की अपनी टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन टर्की को लगता है कि इंडिया इस प्लान में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, क्योंकि इंडिया यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। इस रीजन में इंडिया की बॉर्डर सबसे लंबी है और पोर्ट ब्लेयर, मादागास्कार, सेशेल्स जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इंडिया ने हमेशा इस रीजन को स्टेबल रखने में एक मेजर रोल प्ले किया है। टर्की का ये नेक्सस इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्किश ड्रोन्स का यूज और बांग्लादेश में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान इंडिया के रीजनल डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। टर्की का एंट्री इंडियन ओशन के पावर बैलेंस को चेंज कर रहा है और इंडिया को नए टाइप के चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। तो आखिर इंडिया इसका जवाब कैसे दे रहा है? दोस्तों, इंडिया फिलहाल डिप्लोमेसी के थ्रू इस सिचुएशन से डील कर रहा है। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में इलेक्शन होने के चांसेस हैं और वहां एक नई गवर्नमेंट आ सकती है जो इंडिया के साथ टाइज रीसेट करे। मालदीव में भी पहले से रिकैलिब्रेशन चल रहा है। प्रेसिडेंट मोइजू ने PM मोदी को इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। और हमने पहले भी देखा है कि मालदीव को कैसे इंडिया के आगे झुकना पड़ा है।
मतलब डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया अपने नेबर्स को दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा ऑप्शन है एक ऑफेंसिव अप्रोच लेना, यानी टर्की के नेबर्स को आर्म करना। इंडिया ने पहले ही आर्मेनिया को वेपन्स बेचे हैं और अब साइप्रस को भी सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ ही इंडिया अपना रीजनल प्रेजेंस जैसे मालदीव में हानी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए भी बढ़ा रहा है। इन सब के अलावा इंडिया को भी वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी जो चाइना ने दुनिया के साथ यूज की, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। इंडिया को भी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बनना होगा, जिससे कोई देश चाहे टर्की हो या कोई और इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना अफोर्ड न कर सके। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि टर्की की इकोनॉमी और करेंसी दोनों तेजी से वीक हो रही है। टर्किश लीरा रोज गिर रही है और लॉन्ग टर्म में टर्की को पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की जरूरत पड़ेगी, बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए और इंपोर्ट के लिए। और अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली सेमीकंडक्टर और हाई टेक सेक्टर टेक ऑफ कर गया तो इंडियन रुपी की ग्लोबल डिमांड शार्पली बढ़ेगी। आने वाले कुछ सालों में ऐसा भी हो सकता है कि रुपी टर्किश लीरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों, टर्की का टारगेट है कि 2028 तक उनकी टोटल इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। लेकिन जिस स्पीड से उनकी इकोनॉमी डाउनहिल जा रही है, चांसेस बहुत कम लगते हैं। तब तक इंडिया ऑलमोस्ट गारंटीड है कि दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा। इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है कि टर्की के अगेंस्ट क्लियर और टफ कॉन्सिक्वेंसेस तय करे। तभी टर्की जैसे देश इंडिया के अगेंस्ट स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। टर्की एक ट्रिकी कस्टमर जरूर है, लेकिन इंडिया हर सिचुएशन के लिए रेडी है। इंडियन ओशन में टर्की का बढ़ता फुटप्रिंट्स इंडिया के लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल दोनों है। आपका इस टॉपिक पे क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।